आज हम मुगलों की राजपूत नीति के बारे में समझेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि किस प्रकार से बाबर और हुमायूं भारत में अपना शासन चलाते हैं और बाबर को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अफगानों से संघर्ष करते हुए पानीपत के युद्ध को जीता और मुगल वंश की नींव डाली। इसके बाद बाबर का राणा सांगा के साथ खानवा के मैदान में मुकाबला होता है, जिसमें बाबर को विजय प्राप्त होती है। बाबर ने कभी राजपूतों के साथ अच्छे संबंध बनाने के कोई प्रयास नहीं किए, क्योंकि बाबर का मानना था कि भारत में राजनीतिक एकता और अस्थिरता राजनीतिक एकता है ही नहीं। और उसने राणा सांगा पे भी ये आरोप लगाया था कि पानीपत के प्रथम युद्ध से पूर्व राणा सांगा ने यह आश्वासन दिया था कि भारत पर आक्रमण करे, वह उसकी सहायता करेगा। तो बाबर के और राजपूतों के बीच में कोई विशेष घनिष्ठ संबंध नहीं रहे और फिर उसे ज़्यादा समय भी नहीं प्राप्त हुआ शासन करने का भारत में, क्योंकि उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जब हुमायूं गद्दी पे बैठता है तो उसके बाद हुमायूं के सामने भी कई ऐसे अवसर आते हैं जिससे वह राजपूतों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर सकता था, लेकिन वह उन चीज़ों से चूक जाता है। जैसे कि गुजरात शासक बहादुर शाह जब चित्तौड़ का घेरा डालता है तो उस समय रानी जो कर्मवती सहायता की मांग करती है हुमायूं से, लेकिन हुमायूं सही समय पर उसके पास नहीं पहुंच पाता है और वह सहायता से चूक जाता है और तब तक रानी कर्मवती जौहर कर चुकी थी। यदि हुमायूं कर्मवती की सही समय पर सहायता करता तो हुमायूं के राजपूतों के साथ अच्छे संबंध स्थापित हो सकते थे। इसके बाद मालदेव की सहायता न करना भी हुमायूं की बड़ी भूल मानी जा सकती है, क्योंकि हुमायूं ने मालदेव की सहायता न करके अब एक मुस्लिम शासक की सहायता करना एक उसकी बड़ी भूल थी और फिर उसका जीवन भी अस्त व्यस्त रहा। उसका जो शासन शेषा सूरी द्वारा छीन लिया जाता है और फिर बाद में पुनः भारत में सत्ता प्राप्त करता है और उसकी कुछ चारित्रिक दुर्बलताएं भी थी जिसने उसको एक अच्छी नीति अपनाने में बाधा बनी रही। तो हुमायूं का भी राजपूतों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं हो पाया और इससे उसके शासन में सदैव एक कमजोरी महसूस की जा सकती है। बाबर ने तो राजपूत अफगान संगठन और सांगा और अफगानों को सहायता देना, क्योंकि राजपूत ये सदैव दिमाग में ये रख रहे थे कि यदि बाबर से निपटना है तो अफगानों को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता प्रदान करो, उनको अपने पक्ष में करो और तभी ये बाबर और मुगल शक्ति है उसको कमज़ोर किया जा सकता है, जैसा कि हमें शेर खां के रूप में देखने को मिलता है। तो बाबर और हुमायूं की राजपूत नीति में यही निष्कर्ष निकलता है कि इनके संबंध राजपूतों के साथ घनिष्ठता के नहीं रहे। इसके बाद आते हैं अकबर की राजपूत नीति। तो अकबर ने जो कि कम उम्र में शासक बना और अकबर पर अपने संरक्षक बैरम खां का प्रभाव और अपनी माता हमीदा बानो का प्रभाव और हुमायूं भी उदार प्रवृत्ति का था। तो अकबर बचपन से ही ऐसे उदारपूर्ण माहौल में रहा जिससे कि उसके स्वभाव में भी काफ़ी उदारता, सहिष्णुता और अच्छे गुणों का समावेश था। तो अकबर अच्छी प्रकार से जानता था कि यदि भारत में एक विशाल राज्य और मजबूत राज्य स्थापित करना है तो भारत की जो प्रमुख शक्ति राजपूत शक्ति है उसके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने होंगे, क्योंकि बिना राजपूतों के सहयोग से वह अपना शासन अच्छी प्रकार से यहाँ नहीं चला सकता है और ऐसा ही वह करता है। और उसकी राजपूत नीति में हम उसके वैवाहिक संबंध को भी देख सकते हैं कि उसने इस प्रकार का एटमॉस्फेयर या वातावरण तैयार किया
कि जो राजपूत राजा मुगल साम्राज्य के अधीन रहेंगे उन्हें किसी बात की चिंता नहीं, और जो राजपूत राजा अपनी कन्याओं का विवाह उनके सम्राट के साथ करते हैं तो उन्हें भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा हमने देखा भगवान दास के रूप में, और बहुत से राजपूत राजा उन्हें अपने कन्याओं का विवाह करके मुगल साम्राज्य के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। और अकबर भी अच्छी प्रकार जानता था कि राजपूतों से संघर्ष करने में उसको हो सकता है असफलता ही हाथ लगे, और ऐसा भगवान दास, टोडरमल और मान सिंह ने यही बात समझाई थी हल्दी घाटी के युद्ध के समय भी, कि अब राणा प्रताप का पीछा करना छोड़ दो, और अकबर ने ऐसा ही किया। तो अकबर द्वारा राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने के कौन कौन से कारण थे? पहला कारण था राजपूतों की आपसी फूट का लाभ उठाना। अब राजपूतों में सदैव से इस बात में संघर्ष चलता रहा कि भाई भतीजावाद और आपसी ईर्षा द्वेष और अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर हमेशा संघर्ष चलता रहा। जैसा कि हमने देखा तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान और जयचंद का आपसी मनमुटाव, इसके अतिरिक्त और भी ऐसी उदाहरण है जिसमें राजपूतों में आपसी सामंजस्य और एकता के अभाव हमेशा से बना रहा, जिससे कि विदेशी आक्रमणकारी हमेशा भारत का लाभ उठाते रहे और यहाँ लूटपाट करके वापस जाते रहे। तो जैसे मोहम्मद गौरी के रूप में हमने देखा, और किस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का शासक बनता है, और यहाँ पे गुलाम वंश और इसके बाद जो खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर अपना शासन करते हैं, इस वंश के शासक। तो अकबर ये चाहता था कि अगर अपने राज्य को अगर ज़्यादा मजबूत बनाना है तो राजपूतों की आपसी फूट का लाभ उठाया जाए, और ऐसा ही हुआ कि बहुत से राजपूत शासकों ने ये देख लिया कि अकबर से मुकाबला करना आसान नहीं है, तो उन्होंने अपने कन्याओं का विवाह अकबर से कर दिया, और इस प्रकार से अकबर को अपनी शक्ति प्रदान की और अकबर का सहयोग लेकर अपने शत्रु को मिटाने का पूरा प्रयास किया। जैसे जयचंद ने मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान का तराइन के मैदान में पराजित करने में अपना पूरा सहयोग दिया। तो इस प्रकार की नीति अकबर भी जानता था कि फूट का राजपूतों की फूट का लाभ उठाया जा सके। दूसरा था राजपूत एक वीर विश्वासपात्र जाति थी। अकबर को अच्छी प्रकार से पता था कि भारत में यदि बड़े बड़े युद्धों को जीतना है तो जो मार्शल, जो लड़ाकू जाति है, वो उसका सहयोग लेना अत्यंत आवश्यक है, और वो थे राजपूत। राजपूतन राज्य के राजपूत जाति ही ये सदैव युद्ध में संलग्न रही, और जैसा कि भारत में जो वर्ण व्यवस्था है उसमें भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मण का कार्य पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन करना, और क्षत्रियों का काम युद्ध करना। तो इस बात का बोध अकबर को भी था कि यदि बड़े युद्धों को जीतना है और शत्रुओं को पराजित करना है तो यहीं के भारतीय जो लड़ाकू जाति है वो राजपूतों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। इसलिए उसने राजपूतों के प्रति सहयोग की नीति को अपनाया और अपने पक्ष में उसको मिलाया। इसके बाद नंबर 3, मुगल शासक भारतीयों के लिए विदेशी थे। अब मुगल कोई भारत में तो भारतीय तो थे नहीं, ये भी बाहर से आए, और इनके पूर्वज काबुल और कंधार इधर उधर से ये भारत में आकर इन्होंने बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। तो अकबर को ये पता था कि एक तो मुसलमान नंबर 1, दूसरा यहाँ पर अधिक प्रजा हिंदू, तो अब किस प्रकार से यहाँ पे अपना वर्चस्व स्थापित किए जाए। तो उन्होंने सबसे जो भारतीय वर्ण व्यवस्था में जो सबसे ज़्यादा दबंग और वीर जाति थी वो राजपूत जाति, अतः उसी को अपने पक्ष में करने का पूरा प्रयास किया। उनको पता था कि बिना राजपूतों के सहयोग से यहाँ भारत में लंबे समय तक शासन करना इतना आसान नहीं है, और अकबर ने इसी नीति का पालन, राजपूत नीति का पालन करते हुए अपने शासन को बड़ी कुशलता से चलाया और शासन करने में वह सफल रहा।
और काफ़ी उसने करीब लगभग 50 वर्षों तक भारत में शासन किया। तो अकबर की एक उदार और दूरदर्शितापूर्ण नीति ने भी उसको एक अच्छा शासक बनने में मदद की। इसके बाद मुगल अमीरों एवं राजपूत सरदारों में संतुलन स्थापित करना। अकबर अच्छी प्रकार से जानता था कि यदि पूरा विश्वास यदि अमीरों पर ही किया जाए तो अमीर भी ऐसे नहीं थे कि वो अपनी संपूर्ण सहयोग अपने शासक को देंगे, क्योंकि पहले से अमीर इस बात का प्रयास करते रहते थे कि किसी भी कमजोरी का लाभ उठाकर शासक को पद से हटाया जाए। और अकबर भी अच्छी प्रकार जानता था कि अमीर अत्यधिक महत्वाकांक्षी थे। तो इसका एक उपाय अकबर ने निकाला कि जो भारतीय और जो राजपूत सरदार थे उनका मिश्रण किया गया, यानी पूर्ण रूप से अमीरों पे डिपेंड नहीं रहना, अमीर सरदारों पे, और राजपूत सरदारों को भी महत्व देना। दोनों को महत्व देने से ये होगा कि दोनों का संतुलन बना रहेगा। अतः इस प्रकार धोखेबाजी वाली नीति नहीं चल पाएगी। और ऐसा ही हुआ कि मुगल अमीर हमेशा इस बात से सशंकित रहते थे कि अकबर अपनी बहुत सारी बातों को तो राजपूतों को जिम्मेदारियां सौंप देता है और कुछ जिम्मेदारियां हमें सौंपता। तो इस प्रकार से एक संतुलन का वातावरण बनाने के लिए भी अकबर ने राजपूत नीति को अपनाया और सहयोग प्राप्त किया। इसके बाद अकबर का जन्म, जैसा कि हमने देखा कि राजकोट में के राजा के यहाँ हुआ था और उसका बचपन वहीं बीता था। तो उस पर हिंदू प्रभाव भी रहा बचपन से, और जो सांस्कृतिक और जो अनुकूल जो प्रभाव पड़ना था जो हिंदू समाज का, उसके मन मस्तिष्क पे ये अच्छी छाप छूटी। और उसकी माँ हमीदा बानो भी एक सहनशील उदारशील महिला थी। अतः और इसका भी अकबर पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। और वो राजपूतों के साथ संबंध बनाने और उनके साथ अच्छे मित्रवत व्यवहार करना के लिए वह प्रेरित होता है। इसके बाद नंबर नेक्स्ट, शिया शिक्षक अब्दुल लतीफ और संरक्षक बैरम खान एवं साधु सन्यासियों का भी अकबर पर व्यापक प्रभाव रहा, क्योंकि अकबर के जो शिक्षक वो अब्दुल लतीफ और संरक्षक बैरम खान ये शिया विचारधारा से प्रेरित, शिया विचारधारा को मानने वाले और शिया में उदारता का विशेष बल दिया है। तो अकबर के अंदर भी धार्मिक सहिष्णुता की नीति विद्यमान थी और अकबर ने धार्मिक और साधु सन्यासियों से प्रभावित थे। वो अकबर हमेशा हिंदू धर्म के विभिन्न त्योहारों में भी भाग लेता था, बहुत सी बातों का पालन करता था, क्योंकि उसने बहुत हिंदू राजाओं से विवाह भी किया हुआ था। तो वह उनके सामाजिक समारोह में भी शामिल होता था, इससे कि उसका लगाव राजपूतों से भी अधिक बढ़ा। इसके बाद राष्ट्रीय एकता स्थापित करने की भावना। अकबर सिर्फ ये नहीं चाहता था कि उसके राज्य में सिर्फ मुसलमान ही उन्नति करें, उसने धार्मिक सहिष्णुता नीति अपनाते हुए हिंदुओं के विकास कार्य को भी महत्व दिया। उसने बहुत सारे ऐसे कार्य कराए जिसमें हिंदू मुस्लिम जनता दोनों ही लाभ उठा सकी और उनका पर्याप्त धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक विकास हो पाया। तो राष्ट्रीय एकता की यही निशानी है कि जब प्रजा अपने आप को एक माने, भेदभाव ना करे और राजा के प्रति उसकी अच्छी भावना हो, तो ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जा सकता है। और अकबर ने ऐसा ही किया, किसी के साथ कोई विशेष भेदभाव नहीं। उसके नवरत्नों में भी जैसे मानसिंह, टोडरमल, तानसेन ये शामिल थे, जिन्होंने अपनी एक उच्च कोटि कला का प्रदर्शन किया। इसके बाद देखते हैं राजपूतों से वैवाहिक संबंध। राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध करने का क्या कारण थे? क्योंकि अकबर का मानना था कि जो राजपूत राजा अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली मानते हैं वो या तो युद्ध करें या अपनी कन्या का विवाह करके मित्रवत संबंध स्थापित करें। तो जब इस प्रकार का फरमान जारी हुआ और तो अधिकतर कमजोर राजपूत राजाओं ने अपने पड़ोसी शत्रुओं को नीचा दिखाने के लिए
अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने को प्रमुखता दी। तो उससे शाही सेवा में राजपूतों को उच्च पद प्रदान करना। तो शाही सेवा में राजपूतों को वरीयता दी, जैसे मानसिंह, टोडरमल, बीरबल और तानसेन, ऐसे लोग जो नवरत्नों में शामिल थे। उन्होंने अपनी बहुमुखी कला का प्रदर्शन अकबर के दरबार में किया। अकबर को भी इन लोगों से काफ़ी अधिक प्रसन्नता हुई और राजपूतों को उच्च पद प्रदान करने से उसके बहुत सारे ऐसे युद्ध हैं जहाँ राजपूतों ने अपनी कुशलता से अकबर को विजय प्रदान करवाई और जो मुगल वंश है वो उच्च शिखर की ओर बढ़ता गया। राजपूतों द्वारा सहयोग के कारण। तो अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर राजपूत भी अकबर के प्रति इतना लगाव क्यों रखते थे? उनकी कौन कौन सी जो बातें थी जिसके कारण राजपूतों ने अकबर को अधिक अपना समर्थन दिया? जैसा कि राजपूतों के आपसी संघर्ष बढ़ना। अब राजपूत राजा सदैव आपस में गृह युद्ध में लगे रहते थे, उत्तराधिकार के और पड़ोसी राज से, तो अन्य विभिन्न बातों को लेकर, तो जिसके कारण उनको एक ऐसी केंद्रीय शक्ति की जरूरत थी कि जो उनकी समस्याओं का निपटारा करे, नंबर 1। नंबर 2, वो उनकी शत्रुओं को पराजित करने में मदद करे, और नंबर 3, जो उनको मतलब जो लक्ष्य प्राप्त करना है वो उनको प्राप्त करने में मुगल वंश की सहायता प्राप्त हो। तो अकबर को भी जरूरत थी राजपूतों की, और राजपूतों को भी अपने निजी स्वार्थ और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भी अकबर की शरण में जाना पड़ा। तो पहला राजपूतों के आपसी संघर्ष बढ़ना, और जैसे कि हमने जयचंद्र पृथ्वीराज के बीच में देखा, और भी राणा प्रताप के जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो उसका भाई शक्ति सिंह ही मुगलों से मिला हुआ था, और मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल, ये सब मुगलों की तरफ से ही उसको सलाह मशवरा दे रहे थे। तो ये राजपूतों के आपसी जो संघर्ष थे, अपने निजी उद्देश्य थे, उनके लिए भी उन्होंने अकबर को प्रमुखता दी, यानी मुगलों को। इस तरह अपने भाई भतीजा के लिए अच्छे शासन साधन जुटाना। अब उदाहरण आता है सबसे बड़ा कि भगवान दास और मान सिंह, इन्होंने उच्च पद प्राप्त करने के लिए वैवाहिक संबंधों को भी सहमति दे रखी। अब जोधाबाई का जो विवाह का उदाहरण है वो इसी बात का एक द्योतक है कि किस प्रकार जोधाबाई के द्वारा मना करने पर भी उसका विवाह अकबर के साथ कर दिया जाता है, और यह उदाहरण दिया जाता है कि इससे हमें अधिक एक सहूलियत प्राप्त होगी, और मुगल वंश का अगर हमें संरक्षण प्राप्त हो जाता है तो हमारा राज्य भी सुरक्षित है और हमें युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कंप्रोमाइज मतलब आपसी समझौता करते हुए राजपूतों ने अकबर को अपना सहयोग प्रदान किया। तो अपने कुछ व्यक्तिगत लाभ के लिए भी और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए भी और अच्छे पद प्राप्त करने के लिए भी राजपूतों ने अकबर को के साथ वैवाहिक संबंध किए और समझौते किए। इसके बाद राजपूतों को केंद्रीय सत्ता की आवश्यकता भी थी। अब ये बात ठीक है कि शासन प्रशासन में यदि कोई व्यवस्था अगर केंद्रीय व्यवस्था कमजोर है तो राज्य में अराजकता की स्थिति पैदा रहती है। अतः अब मुगल वंश, मुगल डायनेस्टी जो कि एक केंद्रीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने है, जो अब राजपूतों को भी अपनी आंतरिक समस्याओं पर निपटारा करने का एक माध्यम मिला, वो था अकबर का शासन। तो केंद्रीय सत्ता के द्वारा अपनी निजी समस्याओं को सुलझाना राजपूतों की एक प्रमुख समस्या भी बनी हुई थी। इसीलिए राजपूतों ने अकबर और मुगल वंश को अपना सहयोग प्रदान किया और यही सहयोग करने के उनके प्रमुख कारण थे। तो आज के वीडियो में हमने देखा बाबर की राजपूत नीति जो कोई विशेष कारगर नहीं थी
और बाबर स्वयं संबंधित रहा अफगानों और राजपूतों से कि उसको ये लगता था कि अफगान राजपूत मिले हुए हैं, वो उसके लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। नंबर 2, हुमायूं की राजपूत नीति। तो हुमायूं भी रानी पार्वती और मालवे की सहायता न करके वह स्वयं राजपूतों के सहयोग से वंचित रहा। अकबर की राजपूत नीति काफ़ी सफल रही, उसने अकबर द्वारा राजपूत सहयोग प्राप्त करने के ये कारण और इसके बाद राजपूतों से वैवाहिक संबंध और राजपूतों के द्वारा सहयोग के क्या कारण थे उसके बारे में हमने जाना। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।